नमस्कार दोस्तों, मैं मिसेस राज आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर एजुकेशन विद मी। तो आज हम इस वीडियो में फास्ट रिवीजन कंप्लीट इकाई 6 हिंदी उपन्यास पर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। और हिंदी उपन्यास जो यूजीसी एनटीए नेट महाराष्ट्र सेट कर्नाटक सेट एग्ज़ाम में जो इकाई 6 है हिंदी उपन्यास में जो रचनाएं रखी गई है वो सारी की सारी रचनाओं का हम आज फास्ट रिवीजन करेंगे दोस्तों। इस वीडियो में हम समीक्षा करेंगे उपन्यासों की, उनके पात्र और उपन्यास की जो विशेषताएं हैं उसे भी हम इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों। थोड़ा सा लंबा होने वाला है, परंतु ये सारे के सारे जो नोट्स के तौर पर मैं आपके सामने ला रही हूँ, इस पर 100% आपके 5-10 जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वे सारे के सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। जो भी हिंदी उपन्यास के संदर्भ में जितने उपन्यास रखे हैं उसके संदर्भ में, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, हमारा जो टारगेट है जीआरएफ पाने का 2021 में, हम उसे पाकर रहेंगे। सो लेट्स क्रैक इट दोस्तों। और एक बार कहना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्रेस बेल आइकन बिकॉज ऑफ मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और कमेंट करके बताइएगा। उसी के साथ ही आप मेरे वीडियोस को लाइक भी कीजिएगा और मेरे वीडियोस को आपके दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा फास्ट रिवीजन कंप्लीट जो इकाई 6 है हिंदी उपन्यास। तो दोस्तों अब देखिए, हम एजुकेशन विद मी मेरा चैनल है बाय मिसेस राज, इकाई 6 हिंदी उपन्यास, ठीक है। अब हिंदी उपन्यास देखिए, उपन्यास का जो उद्भव यूरोप में रोमांटिक यानी प्रेम प्रसंग युक्त कथा में हुआ है, जो मूलतः भारतीय प्रेमाख्यानों से प्रेरित था। और हिंदी उपन्यास का जो आविर्भाव हुआ है 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में हुआ है दोस्तों। परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी सन को हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यासों के रूप में माना जाता है। तो अब हम देखेंगे जो हमारा इकाई 6 है हिंदी उपन्यास, उसमें पहला उपन्यास है देवरानी जेठानी की कहानी। यहाँ पर देखिए दोस्तों, उपन्यास के नाम, ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदु, पात्रों का परिचय और विशेषताएं, इन 4 बिंदुओं को हम इसमें कवर करेंगे दोस्तों। यहाँ पर जो उपन्यास के नाम है उसमें ही हम इस उपन्यास की समीक्षा को देखेंगे, ठीक है, यानी क्रिटिसिज्म, समीक्षा, ठीक है दोस्तों। अब वो देखिए, चलिए, देवरानी जेठानी जी की कहानी पंडित गौरीदत्त के द्वारा लिखित है, तो उसे हम शुरू करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अभी देखिए, यहाँ पर देवरानी जेठानी जी की जो कहानी है 1870 में इसका प्रकाशन हुआ है, ठीक है। उपन्यास को हिंदी का प्रथम उपन्यास होने का श्रेय मिलता है और इसके उपन्यासकार हिंदी व देवनागरी के महान सेवक पंडित गौरीदत्त है। और इन्होंने मेरठ में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की, ठीक है, की है। और सबसे महत्वपूर्ण इन्होंने, देखिए दोस्तों, देवनागरी लिपि के प्रचार प्रसार के लिए अनेक ग्रंथ लिखे, अनेक पत्र पत्रिकाओं को भी संपादित किया है। और यह जो प्रस्तुत उपन्यास न केवल अपने कथ्य में गहरी सामाजिकता और यथार्थता को प्रस्तुत करता है, अपितु भाषा शैली और विशिष्ट शिल्प की दृष्टि से अपने समय का सफल उपन्यास माना जाता है दोस्तों। इस उपन्यास की जो अंतर्वस्तु में तत्कालीन समाज का स्पष्ट चित्रण किया गया है और इसमें समकालीन नारी की सामाजिक पारिवारिक स्थिति ही लेखक की चिंता का विषय थी। बाल विवाह में फिजूल खर्ची, बंटवारा, वृद्धों और बहुओं की समस्याओं, स्त्री शिक्षा आदि समस्याओं का वर्णन इस उपन्यास में देखने को मिलता है। अपनी भाषा के माध्यम से यह उपन्यास आज के साहित्यकारों का मार्गदर्शन भी करता है दोस्तों। यह जो उपन्यास है पंडित गौरीदत्त के द्वारा लिखित उपन्यास है। इसमें देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो तथ्य है
जो महत्वपूर्ण बिंदु माने जाते हैं। हिंदी का यह पहला उपन्यास माना जाता है और डॉक्टर गोपाल राय ने यह कथन आपको ध्यान में रखना चाहिए, इस पर 100% प्रश्न बनेगा। इसे हिंदी का उपन्यास माना है। ठीक है, इसमें दिल्ली, मेरठ, अंबाला क्षेत्र का वर्णन भी हमें देखने को मिलता है। अभी इसमें देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो सर्वसुख है, मेरठ का यह एक प्रमुख पात्र है और मेरठ का प्रसिद्ध बनिया है, जो समय समय पर उपन्यास की कथा को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब देखिए सुखदेई की माँ यानी सर्वसुख की पत्नी छोटेलाल जो है, छोटेलाल यह उपन्यास का मुख्य तथा सर्वसुख का छोटा बेटा है। वह पढ़ा लिखा समझदार पात्र देखने को मिलता है। दौलत राम यह सर्वसुख का बड़ा बेटा है और दौलत राम के पत्नी का नाम ज्ञानो है, जो बड़ी बहू है। वह अंधविश्वासी और दौलत राम की पत्नी के साथ साथ घर की बड़ी बहू और अनपढ़ है। वह सदैव अपनी सास और देवरानी की आलोचना करती रहती है। यहाँ पर देखिए, और छोटे लाल की जो पत्नी का नाम है छोटी बहू, यह यहाँ पर छोटी देवरानी का पात्र अदा करती है। ठीक है दोस्तों, और यह जो छोटे लाल की पत्नी है उपन्यास की प्रमुख नारी पात्र है, जो पढ़ी लिखी होने के साथ साथ समझदार और बहुत ही नेक दिल यहाँ पर है। नेक दिल स्त्री पात्र के रूप में यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। उपन्यास में जगह जगह पर अपनी समझदारी का परिचय यह छोटी बहू यानी छोटी देवरानी देती है। दोस्तों, इसमें देखिए नन्हे मोहन, ये जो दो पात्र है, ठीक है, इस उपन्यास में आते हैं। और मुंशी टिकट नारायण, हर सहाय, काबली, पार्वती और सुखदेई, ये जो पार्वती और सुखदेई है सर्वसुख की दो बेटियां हैं। वंशीधर कबाड़ी, लाला बुलाकी दास, ठीक है, गुड़गांव के तहसीलदार दिलना पांडे और लाला दीनदयाल कृपा के ताऊ। तो इस प्रकार इस उपन्यास में पात्र है जो बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र है। ठीक है, अभी इस उपन्यास की जो समीक्षा है उसे हम देखेंगे। दोस्तों, समीक्षा के तौर पर अगर हम इस उपन्यास को देखेंगे तो देवरानी जेठानी की कहानी जो पुनर्जागरण की चेतना से सीधी जुड़ी हुई रचना है। ठीक है, जुड़ी हुई रचना है और पुनर्जागरण ने भारतीय समाज में जिस पक्ष को सबसे अधिक झकझोरा था वह उसका नारी विषयक दृष्टिकोण और उसके प्रति उसका व्यवहार था। अशिक्षा के कारण मध्यवर्गीय परिवारों की स्त्री की स्थिति दयनीय थी और नारी शिक्षा सामाजिक परिवर्तन में अपनी भूमिका निभा सकती है। उपन्यास में सर्वसुख एक नाम का मेरठ का प्रसिद्ध बनिया था, जिसके दो पुत्र थे, दौलत राम और छोटे लाल, और दो पुत्रियां थी, पार्वती और सुखदेई। सर्वसुख के बड़े बेटे दौलत राम की पत्नी बड़ी बहू ज्ञानो है और तथा छोटे बेटे की छोटे लाल की पत्नी बहू यानी छोटी बहू देवरानी है, जो पढ़ी लिखी तथा समझदार है, जबकि बड़ी बहू जेठानी अनपढ़ है तथा सदैव अपनी सास और देवरानी की आलोचना करते रहती है। और छोटी बहू संस्कारी थी, उसे धन संपत्ति तथा जायदाद का कोई लालच नहीं था, किंतु बड़ी बहू लालची स्वभाव की थी। अपने लालच के स्वभाव के कारण ही उसने अपने पति दौलत राम और सास को छोटी बहू के विरुद्ध भड़काकर घर का बंटवारा करवा दिया। और उपन्यास के अंत में उसकी स्वार्थी प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। जब जायदाद के बंटवारे में मंडी की दुकान दौलत राम के हिस्से आई थी, तब भी बड़ी बहू खुश नहीं थी, क्योंकि वह छोटे लाल के हिस्से में हवेली आने की बात पर वह मन ही मन असंतुष्ट रहती थी। इसलिए हवेली से जाते समय वह दोनों खिड़कियों के दरवाजे तथा चौखट उतार कर अपने साथ ले गई। इससे स्पष्ट होता है कि व्यक्ति को चाहे जितना भी धन संपत्ति मिल जाए, परंतु वह दूसरों की संपत्ति देखकर कभी खुश नहीं रह सकता। तो समझ में आया दोस्तों यह। और तत्कालीन जो समाज में बाल विवाह का प्रचलन है, मतलब इस उपन्यास में बाल विवाह का वर्णन देखने को मिलता है। और छोटे लाल और उसकी बहू, जो छोटी बहू ने अपने पुत्रों का बाल विवाह न कर उनकी पढ़ाई लिखाई पर अधिक ध्यान दिया। नन्हे छोटे बहू और छोटे लाल का पुत्र है, यहाँ पर जो पात्र आया है नन्हे, ठीक है। और
उसकी सगाई की जगह से आई है, किंतु छोटेलाल और उसकी बहू ने सगाई वापस कर दी और पुराने समाज में ये बहुत बड़ी बात थी। किंतु छोटेलाल और उसकी पत्नी ने समाज के विपरीत जाकर यह निर्णय लिया कि इसके साथ ही उस समय विधवा विवाह प्रचलन भी नहीं था। यदि किसी स्त्री का पति अल्पायु में स्वर्ग सिधार जाए तो उसकी पत्नी को पुनर्विवाह का कोई अधिकार नहीं था। किंतु इस उपन्यास में छोटेलाल की बहू की मामा की बेटी, जिसका 9 वर्ष की आयु में विवाह हुआ था, उसका पति पतंग उड़ाते हुए छत से नीचे गिर गया और उसकी जो मृत्यु हो गई, इस कारण वह मात्र 10 वर्ष की अवस्था में विधवा हो गई थी। उसने अपने जीवन के सब रास रंग खो दिए। जिसके अभी खेलने खाने के दिन थे, वह दिन उसको कठिनाई में बिताने पड़े और छोटेलाल की बहू के प्रयासों से उसका पुनर्विवाह करवाया। आगे देखिए, इस कहानी में यानी इस उपन्यास में जो देवरानी जेठानी की जो कहानी है, इसमें जो भाषा का प्रयोग हुआ है, जो वह जनभाषा से सहज जुड़ाव है और किस्सा गोई शैली में लिखा गया यह उपन्यास है। और लोक भाषा के अर्थगर्भित शब्दों का सचेत प्रयोग, बोलचाल और उसमें मुहावरेदार लोकोक्तियों का जुड़ाव, ये सब विशिष्टताएं उपन्यास की कथा की भाषा का सृजन करती है। और इसके साथ पंडित गौरी दत्त ने अपने उपन्यासों में बोलचाल के शब्द युग्मों का सफल प्रयोग किया है। जैसे कि एक अवतरण है, यहाँ पर देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है। और जब कभी भाव चढ़ा देखता तो 1000 का नाज पात लेकर दुकान में डाल देता और फायदा देख उसे बेच डालता। ब्याज बट्टा और गिरवी पाते ही भी उसे बहुतेरी आमदनी थी। हाट हवेली, धन दौलत, दूध पूत, परमेश्वर का दिया, उसके पास सब कुछ था। इस आधार पर कहा जा सकता है कि देवरानी जेठानी की कहानी निश्चय ही नए समय की ऐसी पुस्तक है, ऐसी किताब है, जिससे आज का उपन्यास लेखक भी कुछ दिशा निर्देश पा सकता है। पंडित गौरी दत्त जी ने अपनी इस कृति से स्पष्ट कर दिया है कि इसकी रचना स्त्री शिक्षा के लिए ही कर रहे थे। इस तरह यह उपन्यास हमारी जो हिंदी भाषा के लिए एक अनमोल धरोहर मानी जाती है। अब देखिए, इस उपन्यास में जो महत्वपूर्ण जो विशेषताएं, बाल विवाह वर्णन, धन का व्यर्थ खर्च, पुनर्विवाह का वर्णन, आभूषणों के प्रति लाभ, बंटवारा और वृद्धों की जो स्थिति, बनिया परिवार की कथा है और बहुओं की आलोचना, शिक्षा का महत्व, उसमें ही स्त्री शिक्षा को अधिक महत्व दिया है। दोस्तों, यहाँ पर जो अंधविश्वास का जो चलन है, वो बड़ी बहू के कारण हमें देखने को मिलता है। जनभाषा, किस्सा गोई शैली, लोक भाषा का प्रयोग और मुहावरे, लोकोक्तियों का प्रयोग यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए जो उपन्यास है वो है परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु जो उपन्यास है, लाला श्रीनिवास दास जी के द्वारा रचित यह उपन्यास है और इसका प्रकाशन 1882 में हुआ है। और यह जो उपन्यास है, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी आदि भाषाओं का समान अधिकार रखने वाले लाला श्रीनिवास दास जी को हिंदी के आधुनिक ढंग का उपन्यास लिखने का गौरव प्राप्त हुआ है। दोस्तों, लाला श्रीनिवास दास भारतेंदु युग के चर्चित लेखकों में से एक माने जाते हैं और उन्होंने उपन्यास के अतिरिक्त नाटक के क्षेत्र में भी भरपूर ख्याति मिली है। और उनकी भाषा शैली पर अंग्रेजी तथा उर्दू, फारसी का पर्याप्त प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। यह हिंदी का जो मौलिक उपन्यास माना जाता है। दोस्तों, ठीक है, इसके जो पात्र है, देखिए पात्र, उस पात्रों में अगर देखेंगे, लाला मदन मोहन, ब्रज किशोर, मुंशी चुन्नीलाल और शंभू दयाल और मिस्टर ब्राइट आदि इस उपन्यास के पात्र हमें देखने को मिलते हैं। अब हम देखेंगे उपन्यास की जो समीक्षा है, उस उपन्यास की समीक्षा को हम देखेंगे। दोस्तों, उपन्यास की समीक्षा में लाला श्रीनिवास दास द्वारा यह जो परीक्षा गुरु है 1882 में रची गई रचना है और हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। और इस उपन्यास की कहानी दिल्ली के कारोबारी व साहूकार
यहाँ पर दिल्ली क्षेत्र का वर्णन हमें देखने को मिलता है। लाला मदन मोहन पर केंद्रित है यह जो उपन्यास है, और लाला मदन मोहन अत्यधिक संपन्न व्यक्ति है, लेकिन वह पश्चिम आधुनिकता के प्रवाह में पड़कर लगातार अपव्यय के कारण कई तरह के संकटों में फंस जाता है। लेकिन वह पश्चिमी आधुनिकता के प्रवाह में पड़कर लगातार अपव्यय के कारण कई तरह के संकटों में फंस जाता है। लाला मदन मोहन के कई चाटुकार मित्र हैं जो उसको अवनति की ओर ले जाती है। अवनति पर ले जाने के लिए चाटुकार मित्र उन्हें मदन मोहन, फिजूल खर्ची, विषयासक्ति, सूरा यानी शराब, वेश्या, जुआ आदि साधनों का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। उस समय केवल उसके जो सच्चा मित्र, सच्चा साथी जो है ब्रज किशोर रहे हैं और मदन मोहन का साथ देता है, और यही मदन मोहन को कुपथ बुरे रास्ते पर जाने से रोकने के लिए उपदेश भी देता रहता है। अंततः वह अपने बुद्धिमान एवं शिक्षित वकील मित्र लाला ब्रज किशोर के प्रयासों से ही संकटों से उभरता है और पुनः चापलूसों यानी चाटुकार व दुर्व्यसनियों के चक्कर में न पड़ने की दृढ़ प्रतिज्ञा लेता है। तात्पर्य यह है कि जो सामाजिक जो यहाँ पर विसंगतियाँ हैं, जो मित्रों के दुष्प्रभाव के कारण एक इंसान पथभ्रष्ट होता है, उसे पथ पर लाने के लिए एक सच्चे दोस्त के द्वारा किए गए प्रयत्नों को यहाँ पर इस उपन्यास के माध्यम से लाला श्रीनिवास दास जी ने ब्रज किशोर के माध्यम से जो प्रयास है, उन प्रयासों को उद्धृत किया है। लेखन ने स्थान स्थान पर यह स्पष्ट करना चाहा है कि देखिए, बिगाड़ने वाले स्वार्थी मित्र विपत्ति आने पर मदन मोहन का साथ छोड़ जाएंगे, अतः विपत्ति की परीक्षा ही सच्चे या स्वार्थी मित्र का निर्णय कराती है। लाला मदन मोहन ऐसी व्यापारी महाजनी संस्कृति के प्रतीक है जो सामंतवादी प्रवृत्तियों से जकड़े हुए है, और उनके माध्यम से उपन्यासकार ने यह दिखाने का प्रयास किया है कि व्यापार वाणिज्य की जो निरंतर बढ़ती हुई शक्ति है, वह चापलूसों और सामंती अविवेकी से घिरी हुई है, और यदि हम भारत का विकास चाहते हैं तो हमें भारत को ऐसी कुप्रवृत्तियों से मुक्त कराना होगा ताकि हमारे भारत का विकास हो सके। प्रस्तुत उपन्यास में मुख्य रूप से देश की प्रति चिंता व्यक्त की गई है दोस्तों, और हमें अपनी पूंजी का संरक्षण करना चाहिए, और उस पूंजी का संरक्षण उपयोग जो है यहाँ पर देखने को मिलता है अपने देश के हित के लिए करना चाहिए। परीक्षा गुरु को समकालीन जीवन का प्रतिनिधित्व बनाने के लिए तथा यथार्थ देश काल के समावेश से कथा को वास्तविक तथा व्यापक बनाने के लिए लेखक ने अनेक विधियों का प्रयोग इस उपन्यास में किया है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, इस उपन्यास में लेखक ने मूल कथा में ऐसे अनुकूल प्रसंगों की योजना की गई है जिसमें बातचीत एवं कथा के स्वाभाविक विकास में देश काल व्यक्त हुआ है। यहाँ लेखक ने प्रत्यक्ष वर्णन नहीं किया, अपितु इसे नाटकीय विधा से पात्रों की बातचीत से स्वाभाविक क्रम में व्यंजित तथा व्यंगित किया है। दोस्तों, कथा वस्तु या केंद्रीय विचार और चित्रण पद्धति को देखते हुए परीक्षा गुरु को उपन्यास की अपेक्षा उपदेशाख्यान कहना अधिक उपयुक्त होगा, और परीक्षा गुरु में पात्रों के कार्य व्यापारों भी विरल कम है, और इस उपन्यास के पात्र कार्य में कम तथा वार्तालाप में अधिक संलग्न रहते हैं। प्रस्तुत उपन्यास में जो पात्र है जीते जागते प्राणी न होकर किसी न किसी गुण या दोष के प्रतीक बन गए हैं। अतः कहा जा सकता है दोस्तों कि केंद्रीय विचार, उसके दृष्टांतीकरण तथा चरित्र चित्रण जीवन में वैशिष्ट्यों के अभाव के कारण परीक्षा गुरु उपादेशाख्यान की श्रेणी में आता है, और परीक्षा गुरु के पात्र और उनके जो कार्य व्यापारों की यथार्थता, वस्तुशिल्प की नवीनता
और भाषा संबंधी यथार्थवादी दृष्टिकोण के कारण यह रचना उपन्यास के अधिक निकट है और हिंदी भाषा में लाला श्रीनिवास दास जी के द्वारा दिया गया यह एक अनमोल धरोहर है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस उपन्यास में जो महत्वपूर्ण जो विशेषताएं बनी है, इन विशेषताओं को हम देखेंगे दोस्तों। पश्चिमी सभ्यता का वर्णन यहाँ पर देखने को मिलता है और मध्यम वर्गीय सोच का चित्रण, सच्चा मित्र के रूप में ब्रज किशोर का चित्रण और गलत मार्ग पर भटके व्यक्ति यानी लाला मदन मोहन को सही रास्ते पर ब्रज किशोर जी ने लाया है और महाजनी संस्कृति का प्रतीक, सामंती प्रवृत्ति का अंकन, पूंजी का योग्य उपयोग, व्यापार और चापलूसी, सामंती अविवेकता का चित्रण और देश के प्रति लेखक की चिंता, यह सारी की सारी विशेषताएं परीक्षा गुरु इस रचना की है दोस्तों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला जो उपन्यास है उसे देखेंगे हम। यह जो तीसरा उपन्यास है दोस्तों, गोदान प्रेमचंद जी के द्वारा रचित रचना है। उपन्यासकार प्रेमचंद द्वारा 1936 में रचा गया यह उपन्यास है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है और उपन्यास गोदान हिंदी साहित्य की बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है और प्रेमचंद ने अपने उपन्यास में घटना के स्थान पर चरित्र को उभारने का अधिक प्रयास प्रेमचंद जी ने किया है। इस उपन्यास में जो महत्वपूर्ण बिंदु है उन बिंदुओं को देखेंगे दोस्तों। इन बिंदुओं में देखिए हिंदी ग्रंथ रत्नाकर कार्यालय बम्बई, ठीक है, यहाँ से इसे प्रकाशित किया गया था 1936 में। ग्राम्य जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य कृषक जीवन का महाकाव्य माना जाता है। प्रेमचंद का अंतिम तथा महत्वपूर्ण उपन्यास है और इसमें प्रगतिवाद, गांधीवाद, मार्क्सवाद के परिप्रेक्ष्य में पूर्ण चित्रण इसका हुआ है दोस्तों। और कृषक समस्या आधारित यह महाकाव्य है गोदान, ठीक है। अभी इस गोदान के जो पात्र रहे हैं उन पात्रों को हम देखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण जो पात्र है इसमें होरी यह जो पात्र है उपन्यास का प्रमुख पुरुष पात्र है जो ग्राम के जमींदार तथा महाजन के शोषण से परेशान है एवं चाहकर भी उसका कोई विरोध नहीं कर पाता। धनिया यह जो होरी की पत्नी है उपन्यास की नायिका है और यह उपन्यास में अपने अस्तित्व के प्रति सजग नहीं है। और अन्य पात्रों में देखिए गोबर आता है, घोरी और धनिया का बेटा झुनिया गोबर की पत्नी है और महाजन, साहूकार, जमींदार, अफसर, पटवारी कथा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर निभाते हैं। और यहाँ पर देखिए राय साहब है, दाते दिन है, मालती, सीलिया, माता दिन, झुनिया, भोला, मिस्टर खन्ना, दाताड़ी, नोखराम, पटेश्वर, झिंगुर सिंह, पंडित ओमकारनाथ संपादक है और श्याम बिहारी टंका बीमा कंपनी के दलाल है, मिर्जा जमींदार, अमरपाल सिंह, ये सारे के सारे जो पात्र है गोदान के पात्र है दोस्तों। अब हम गोदान उपन्यास की समीक्षा देखेंगे। मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था और मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित गोदान उपन्यास होरी तथा धनिया नामक एक कृषक दंपति के जीवन के इर्द गिर्द घूमता है और किसी भी ग्रामीण की भांति ही होरी भी यह हार्दिक अभिलाषा है कि उसके पास भी एक पालतू गाय हो जिसकी वह सेवा करे। वस्तुतः इस उपन्यास के केंद्र में गाय की लालसा है और इस दिशा में होरी द्वारा प्रारंभ किए गए प्रयासों से आरंभ होकर यह कहानी अनेक सामाजिक कुरीतियों पर कुंठाराघात करती हुई आगे बढ़ती है और गोदान जमींदार और स्थानीय साहूकारों के हाथों गरीब किसानों का शोषण और उनके अत्याचार की सजीव व्याख्या यहाँ पर देखने को मिलती है। वास्तव में गोदान ग्रामीण जीवन का और कृषक जीवन का महाकाव्य है और गोदान महाकाव्य को किसान जीवन की समस्याओं, दुखों, त्रासदियों पर लिखा गया महाकाव्य कहा जा सकता है और इसमें गांव और शहर के आपसी द्वंद्व, भारतीय ग्रामीण जीवन के दुख, गांवों के बदलते, टूटते, बिखरते यथार्थ तथा जमींदार के जंजालों से आतंकित किसानों की पीड़ा का मार्मिक चित्रण
इस उपन्यास में हुआ है। यह जो उपन्यास है होरी नायकत्व के चारों ओर बुना गया है और होरी कोई धीरोदत्त नामक नहीं है, न ही उसके चरित्र में महानता और चमत्कार है। यह एक साधारण सा पात्र है तथा साधारण से किसान का प्रतिनिधित्व करता है। धूप और संघर्षों से सांवली और सूखी पड़ गई उसकी त्वचा, पिचका हुआ मुंह और धंसी हुई निस्तेज आंखें और कम उम्र में ही संघर्षों की मार से बुढ़ाया हुआ मुख होरी के इस बिंब में किसी भी भारतीय किसान का चेहरा बरबस सामने आ जाता है। संपूर्ण गोदान में किसानों का खून चूसने वाली महाजनी सभ्यता का क्रूर शोषण चक्र हमें देखने को मिलता है। इस चक्र में फंसा हुआ होरी तथा उस जैसे असंख्य गुमनाम किसान साधन विहीन है, व्यवस्था के शोषण के शिकार। ये किसान अपमान और पीड़ा से भरी जिंदगी को मर मर कर जीते हैं। शोषण और संत्रास को चुपचाप सहते जाने की इस लंबी परंपरा को होरी न तो उलटता है और न ही पलटता है, केवल बर्दाश्त करता रहता है। उसका यह मानना है कि जिन तलावों के नीचे गर्दन दबी हो या तलवों के नीचे गर्दन दबी हो, उनको सहलाने में कुशलता है। प्रस्तुत उपन्यास में जमींदार, अफसर, पटवारी, साहूकार और तथा पुरोहित के आतंक से फंसे हुए होरी की लाचारी का मार्मिक चित्रण इस उपन्यास में प्रेमचंद जी ने किया है। इस कहानी में जो होरी एक गरीब और इस उपन्यास में शोषित भारतीय किसान को हम देख सकते हैं। यह गरीबी की मार, बंटवारे का दर्द, कर्ज का मार, बैलों की जोड़ी बिक जाने का, मर जाने का सदमा, आधा खेत तथा साझे की खेती का अपमान और अपने खेतों की नीलामी का दंश सहता हुआ अंत में मजदूरी करने को बाध्य हो जाता है। प्रेमचंद जी ने होरी के चरित्र में विद्रोह तथा क्रांति की इच्छा न दिखाकर एक आम भारतीय किसान की भांति दिखाया है। यह लेखक का यथार्थवादी नजरिया है, जिसके चलते होरी को महान क्रांतिकारी नायक न दिखाकर या शोषण करने वाला हृदय परिवर्तन न दिखाकर कथा को दुखांत रूप दिया गया है। इस शिल्प को अपनाकर लेखक ने पाठक पर गहरा प्रभाव छोड़ने का प्रयास किया है और कथा को यथार्थ निकटतम बनाए रखा है। तात्पर्य यह है कि दोस्तों, गोदान अंततः दो सभ्यताओं का संघर्ष है। एक और किसानी सभ्यता तो दूसरी ओर प्रतिनिधित्व होरी करता है, जबकि दूसरी ओर महाजनी सभ्यता और सामंती सभ्यता से महाजनी सभ्यता के इस बदलाव में आखिरकार होरी पराजित हो जाता है। मुंशी प्रेमचंद जी ने परतंत्र भारत में जिन समस्याओं को उठाया था, वे स्वतंत्र भारत में भी जस की तस मौजूद है। इतिहास वर्तमान से ज्यों का त्यों चिपका हुआ है। सवाल यह उठता है कि 21वीं सदी में भी होरी ही क्यों आत्महत्या करने को मजबूर है, पूंजीपति क्यों नहीं। तो तात्पर्य यह है कि दोस्तों, यह जो उपन्यास है लेखन काल में जितना प्रासंगिक दिखाई देता है, उतना ही वर्तमान काल में प्रासंगिक हमें दिखाई देता है। इस उपन्यास की जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को देखेंगे। भारतीय किसान की स्थिति का चित्रण, संस्कृति का चित्रण, आकांक्षा, निराशा, स्वार्थ, बैठकबाजी, बेबसी, निरहता का जीता जागता चित्रण, क्लेश, वेदना, झूठी भावना, ऋणग्रस्तता के अभिशाप का अंकन, उच्च वर्गीय लोगों का व्यवहार, व्यंग्य, कसक, विद्रोह, वैराग्य, आदर्श अनुभवों से ओतप्रोत उपन्यास, सामाजिक धार्मिक रूढ़िवाद का चित्रण, शोषण का चित्रण, संयुक्त परिवार के विघटन में पीड़ा और पूंजीवादी व्यवस्था
यथार्थतावाद तथा समकालीन समाज का चित्रण, अंधविश्वास, जमींदार शोषण की प्रवृत्ति और महाकाव्यात्मक गरिमा से भरा उपन्यास। यह उपन्यास प्रेमचंद जी का बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है जो हिंदी साहित्य के लिए मौलिक उपन्यास है। अब हम चौथा उपन्यास देखेंगे दोस्तों। बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्वारा लिखित यह रचना है। यह उपन्यास इतिहास और कल्पना का सुंदर समन्वय इस उपन्यास में देखने को मिलता है। इसका संबंध संस्कृत के प्रसिद्ध कवि बाणभट्ट कवि के संबंध में है। कथात्मक शैली और 20 उच्छ्वासों में विभाजित उपन्यास है। द्विवेदी जी का पहला उपन्यास है। ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास है और इस उपन्यास में इनके 4 उपन्यास है। उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेखा, पुनर्नवा और अनमदास का पोता। यह जो अनमदास का पोता है ऐतिहासिक आख्यान है और इसका प्रथम प्रकाशन, बाणभट्ट की आत्मकथा का प्रथम प्रकाशन 1946 राजकमल प्रकाशन और दूसरा प्रकाशन 1 सितंबर 2010 में हुआ है दोस्तों। अब हम इस उपन्यास के जो पात्र हैं उन पात्रों को देखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, पात्रों का परिचय देखिए। बाणभट्ट भट्टिनी, निपुणिका हर्षवर्धन यानी हर्ष कुमार कृष्णवर्धन, राज्यश्री, देवपुत्र मिलिंद, निपुणिका महामाया, भट्टिनी और एक बार है अघोर भैरव, सुचारिता, भट्टिनी, देवपुत्र जो देवपुत्र तुवर मिलिंद की कन्या है और बाणभट्ट वास्तविक अगर बाणभट्ट का नाम देखेंगे तो दक्ष है दोस्तों। ठीक है, दक्ष। तो इस उपन्यास में देखिए बाणभट्ट जो है इस उपन्यास का प्रधान पात्र है, जो प्रमुख पात्र है, नायक पद का अधिकारी है और वह संस्कृत का एक प्रसिद्ध कवि है। उसके चरित्र में साहस, विवेकशीलता, भावुकता तथा संघर्षशीलता जैसे गुण विद्यमान है। इसमें जो भट्टिनी आई है, भट्टिनी एक स्त्री पात्र है, नारी पात्र है। वह देवपुत्र तुवर मिलिंद की अत्यंत रूपवती कन्या है जिसका अपहरण कर लिया जाता है और वह बाणभट्ट से प्रेम करती है। निपुणिका एक अस्पृश्य जाति की कन्या थी और जिसका विवाह कांदविक वैश्य के साथ हुआ था जो भड़भुजे से सेठ बना था और विवाह के 1 वर्ष बाद ही वह विधवा हो गई थी। वह एक कुशल अभिनेत्री है जो बाणभट्ट से प्रेम करती है। इसमें जो अन्य पात्र है देखिए, सुचारिता, अघोर भैरव, राज्यश्री, कुमार कृष्णवर्धन, ये आदि उपन्यास के अन्य पात्र हैं जो कथा के विकास में अपनी भूमिका निभाते हैं। अब हम उपन्यास की जो महत्वपूर्ण समीक्षा है उस समीक्षा को देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी साहित्य जगत के श्रेष्ठ रचनाकार माने जाते हैं और द्विवेदी जी एक सशक्त साहित्यकार है। ललित निबंधकार के रूप में हम उन्हें देख सकते हैं। मानवतावादी उपन्यास एवं निष्पक्ष आलोचक है और वे भारतीय संस्कृति के आख्याता, प्रवर्तक, निर्माता एवं संस्कृति संपन्न लेखक है और संस्कृति के साथ साथ इतिहास के पक्ष को उजागर करके उन्होंने अपनी रचनाओं का सौंदर्य बढ़ाया है दोस्तों। द्विवेदी जी के उपन्यास विशेष रूप से संस्कृति और इतिहास दोनों को केंद्र में रख कर लिखे गए हैं और वे हिंदी के ऐसे उपन्यासकार हैं जिनके उपन्यास इतिहास के तथ्यों पर उतरने आधारित नहीं है जितने ऐतिहासिक वातावरण एवं देशकाल पर आधारित है और इनकी सृष्टि उन्होंने अपनी अद्भुत कल्पना शक्ति से की है दोस्तों। बाणभट्ट की जो आत्मकथा है द्विवेदी जी का पहला उपन्यास माना जाता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह उपन्यास आत्मकथात्मक शैली में लिखी हुई एक विलक्षण रचना या कृति मानी जाती है और इसमें इतिहास और कल्पना का ऐसा सुंदर समन्वय है कि दोनों एक दूसरे के पूरक बन गए हैं। संपूर्ण उपन्यास 20 उच्छ्वासों में विभक्त है और इस उपन्यास में बाणभट्ट कालीन 7वीं शताब्दी के हर्ष युग के
सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक, आर्थिक स्थिति तथा ऐतिहासिक तत्वों पर प्रकाश डालता है। प्रस्तुत उपन्यास में द्विवेदी जी ने प्राचीन कवि बाणभट्ट के बिखरे जीवन सूत्रों को बड़ी कलात्मकता के साथ गूंथकर एक ऐसी कथा भूमि निर्मित की है जो जीवन सत्यों से रसमय साक्षात्कार कराती है। और इसका कथानक कोरा भावुक कवि नहीं वरन कर्म निरत यानी कर्म में लीन या कर्म से जुड़कर या जुड़ा हुआ संघर्षशील जीवंत योद्धा है। उसके लिए शरीर केवल भार नहीं, मिट्टी का ढेला नहीं, बल्कि उससे बड़ा है और उसके मन में आर्यावर्त के उद्धार का निमित्त बनने की तीव्र बेचैनी हमें देखने को मिलती है। स्वयं को निशेष भाव से दे देने में जीवन की सार्थकता देखने वाली निपुणिका और सब कुछ भूल जाने की साधना में लीन महादेवी भट्टिनी के प्रति उसका प्रेम उच्चता का वर्ण कर लेता है। दोस्तों, बाणभट्ट की आत्मकथा हर्षकालीन सभ्यता एवं संस्कृति का जीवंत दस्तावेज है। ऐतिहासिक उपन्यासकार अतीत में भी प्रविष्ट करना पड़ता है। अतीत में प्रविष्ट होकर इतिहास को वर्तमान संदर्भों के साथ जोड़ा पाता है और इसी जुड़ाव के माध्यम से ऐतिहासिक उपन्यासकार अतीत को चित्रित करता है। प्रस्तुत उपन्यास में 7वीं 8वीं शताब्दी के भारत में जो दूषित प्रवृत्तियां पनप रही थी उनका लेखक ने यथार्थ चित्रण किया है। जो लोक कर्म फल और पुनर्जन्म से आस्था न रखकर भाग्यवाद पर विकास और विश्वास रखने लगे थे, धर्म का स्वरूप स्वीकृत नहीं बल्कि विकृत हो गया था। उसमें भ्रष्टाचार एवं पाखंड को बढ़ावा दे रहा था। धर्म की आड़ में अनैतिक कार्य हो रहे थे। नारी के प्रति लोगों का दृष्टिकोण विशुद्ध भोगवादी था और लुटेरों द्वारा उनका अपहरण कर लिया जाता था। उन्होंने राजाओं के अंतःपुर में बेच दिया जाता था। नारी के प्रति सम्मान का भाव समाप्त हो चुका था। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस उपन्यास में सर्वत्र नैतिकता पर बल दिया है। वे कहते हैं कि व्यक्ति को उचित अनुचित का निर्णय अपनी विवेक बुद्धि से करना चाहिए। विवेक को वे लोक शास्त्र तथा गुरु से भी अधिक प्रामाणिक मानते हैं। साथ ही बाणभट्ट के माध्यम से स्पष्ट करते हैं कि व्यक्ति को विवेक, साहस एवं करुणा जैसे गुण अपने भीतर विकसित करने चाहिए। हर्षकालीन भारत का सांस्कृतिक रूप बाणभट्ट की आत्मकथा में प्रमुखता से उभरा है। उस समय के सभी रूप अपने उत्कर्ष पर थे और समाज में कवियों और कलाकारों का सम्मान था। नाट्य, काव्य, संगीत, चित्र एवं मूर्तिकला को लोग मनोवादी या मनोविनोद, उपयोगितावादी दोनों दृष्टिकोणों से देखते थे। अभिनय के लिए प्रेक्षागृह बने हुए थे। राज दरबारों में संगीत, नृत्य तथा काव्य का बोलबाला था। अतः उस समय कलाकारों और कवियों को भी विशेष सम्मान प्राप्त था। बाण के चरित्र के विविध पक्षों को उजागर करने वाली घटनाओं को उपन्यास में स्थान दिया गया है। उसकी उदात्त प्रवृत्तियां पाठकों को प्रभावित करती है दोस्तों, और नारी के प्रति उसका दृष्टिकोण विशेष रूप से प्रशंसनीय है। अतः बाणभट्ट के चरित्र को उदात्त मूल्यों से संबद्ध कर द्विवेदी जी ने उसके परंपरागत लांछित चरित्र को नया आयाम देकर प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत उपन्यास में जो भट्टिनी एक प्रभावशाली चरित्र है, जिसकी संकल्पना द्विवेदी जी ने इतिहास और कल्पना के समन्वय से इस भव्य रूप में की है कि वह एक अमर चरित्र बन गई है। द्विवेदी जी ने बाणभट्ट के चरित्र पर लगे हुए लांछन को दूर करने तथा नारी सम्मान की रक्षा करने के उद्देश्य से इस उपन्यास की रचना की गई है। नारी सम्मान की रक्षा का भाव बाणभट्ट की आत्मकथा का मूल केंद्र है और प्रस्तुत उपन्यास के माध्यम से लेखक यह कहना चाहता है कि दोस्तों, नारी के प्रति सम्मान का भाव रखो, नारी शक्ति की गरिमा को समझो, नारी को वासना प्रति
पूर्ति का साधन मात्र न मानकर उसके प्रति पवित्र एवं उदात्त भाव अपने मन में रखो। साथ ही यह भी कहा है कि जनसाधारण को सुधारने का कार्य केवल राजा पर ही नहीं छोड़ देना चाहिए, बल्कि राष्ट्र को सर्वोपरि समझकर स्वयं इन सुधारों को पूर्ण करने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। राष्ट्रीय संकट आने पर परस्पर एकजुट होकर राष्ट्र सेवा में त्याग एवं बलिदान के लिए तत्पर रहना चाहिए। बाणभट्ट की आत्मकथा का संबंध संस्कृत के प्रसिद्ध कवि बाणभट्ट से है, अतः उसमें संस्कृतनिष्ठ काव्यात्मक एवं अलंकृत भाषा का होना स्वाभाविक है। इसके अतिरिक्त द्विवेदी जी ने तत्कालीन परिवेश को उभारने के लिए भाषा को विशिष्ट रूप प्रदान किया है। दार्शनिक विवेचन एवं प्रकृति निरूपण में भी भाषा प्रायः संस्कृतनिष्ठ शब्दावली से युक्त है। उपन्यास के अनेक स्थलों पर वर्णनात्मकता तथा नाटकीय शैली का प्रयोग किया गया है। लंबी वाक्य रचना, लंबे पदबंध, अलंकृत भाषा, संस्कृतनिष्ठ क्लिष्ट शब्दावली बाणभट्ट की शैलीगत विशेषताएं मानी जाती है। और यदि विशेषताएं यह उपन्यास में भी है, जिससे यह वास्तविक अर्थों में बाणभट्ट की आत्मकथा प्रतीत होती है। इस प्रकार कह सकते हैं कि दोस्तों तात्पर्य यह है कि बाणभट्ट की आत्मकथा हर्षकालीन सभ्यता एवं संस्कृति का जीवंत दस्तावेज माना जाता है और बाणभट्ट की आत्मकथा अपनी समस्त औपन्यासिक संरचना और भंगिमा में कथाकृति होते हुए भी महाकाव्यत्व की गरिमा से पूर्ण है और महावीर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया यह उपन्यास हिंदी में एक अपना स्थान रखता है। दोस्तों इस उपन्यास की जो विशेषताएं हैं वो इस प्रकार है कि 7वीं शती के हर्ष युग का चित्रण, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक तथा आर्थिक परिस्थितियों का चित्रण, भारत के तत्कालीन परिस्थितियों का यथार्थ चित्रण, धर्म के विकृत रूप का चित्रण, भ्रष्टाचार, पाखंड, अनैतिक कार्यों का वर्णन, नारी भोग का प्रतीक का चित्रण, नारी दयनीयता की स्थिति, नारी का अपमान, नारी के जो सम्मान की यहाँ पर बात रखी है, व्यक्ति विवेक, करुणा, साहस का वर्णन, उपन्यास का उद्देश्य नारी सम्मान की रक्षा और उपन्यास की जो प्रासंगिकता है वो आज भी उतनी ही है जितनी लेखन काल में थी और उपन्यास में बाणभट्ट के चरित्र पर लगे कलंक को मिटाने के लिए प्रेम और स्त्री के प्रति उदात्त भाव को और प्रेम वासना नहीं बल्कि उदात्त जो उसकी जो स्थिति है उदात्तता को छूती है, इस परिवेश का चित्रण इस उपन्यास में किया गया है दोस्तों। और जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है, जो पहला उपन्यास माना जाता है। अगला उपन्यास देखिए, तो यह अगला उपन्यास है शेखर एक जूनी, अग्गे जी के द्वारा रचित रचना है। अग्गे जी का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अग्गे। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकारों में से एक साहित्यकार माने जाते हैं। इन्हें प्रतिभा संपन्न कवि, शैलीकार, ललित निबंधकार, संपादक तथा सफल अध्यापक के रूप में जाना जाता है। ये हिंदी कथा साहित्य को एक महत्वपूर्ण मोड़ देने वाले कथाकार है और इन्होंने मनोवैज्ञानिक उपन्यासों के क्षेत्र में एक नया आयाम स्थापित कर दिया है। दोस्तों इसमें जो महत्वपूर्ण जो बिंदु है उसे देखेंगे। यह जो शेखर एक जीवनी उपन्यास है वो मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। यह उपन्यास 2 भागों में विभाजित है। प्रथम भाग उत्थान 1940 में प्रकाशित, इसमें 4 खंड है। उषा और ईश्वर, बीज और अंकुर, प्रकृति और पुरुष और परिस्थिति। और द्वितीय भाग है उत्कर्ष 1944 में प्रकाशित है, 1944 में। इसके 4 खंड माने जाते हैं। जो 4 खंडों में देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो खंड है इसके 4, पुरुष और परिस्थिति, ठीक है, बंधन और जिज्ञासा, शशि और शेखर, धागे, रस्सियाँ, गुंजर। यह जो है इसके 4 भाग है या 4 खंड कह सकते हैं। और इस उपन्यास में आनुभाविक काल का प्रयोग यहाँ पर हुआ है और आत्मकथन शैली में लिखा गया उपन्यास है। अब इस उपन्यास के जो पात्र है इन पात्रों को हम देखेंगे दोस्तों,
ठीक है, इन पात्रों पर प्रश्न बन सकता है। और यह जो वीडियो है दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, कि स्किप मत कीजिएगा। इतने सारे उपन्यास एक वीडियो में, वो भी जो उपन्यास की समीक्षा है, विशेषताएं हैं, महत्वपूर्ण बिंदु है, और सबसे महत्वपूर्ण इसके जो पॉइंट है, पात्र है, ये सारे के सारे पात्रों पर या इस सारे जो मैंने यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, इस पर 100% प्रश्न बनते हैं दोस्तों। इसके जो पात्र है, शेखर, सरस्वती, शारदा, शशि, शेखर की माँ मणिका तथा शांति रामेश्वर और बाबा मदन सिंह, ये इस उपन्यास के पात्र है। तो अब हम शेखर एक जीवनी इस उपन्यास के पात्रों की थोड़ी समीक्षा करेंगे। और इसमें जो शेखर का पात्र है वो मुख्य पात्र है, जिसको केंद्र में रखकर यह उपन्यास लिखा गया है। और यह विद्रोही स्वभाव का है एवं बंधनों से घृणा करता है तथा उसे मुक्ति चाहिए या बंधनों से मुक्ति चाहिए शेखर को। सरस्वती शेखर की बहन है, वह शेखर के प्रेरक तथा गुरु भी है, और सरस्वती ही शेखर के व्यक्तित्व को पूर्ण बनाने में सहयोग देती हुई दिखाई देती है। इस उपन्यास में जो शारदा है, एक मद्रासी परिवार की लड़की है, जिसका चंचल स्वभाव तथा स्पष्टवादिता शेखर को अच्छी लगती है और वह उसकी ओर आकर्षित होता है। शशि शेखर की मौसेरी बहन है, जिसके प्रति शेखर आकर्षित होता है। वह शेखर की प्रेरणा शक्ति है, जो संघर्ष से जूझने वाली बहादुर नारी पात्र है। इसमें जो शेखर की माँ और मणिका शांति अन्य पात्र है, जो कथा को विकसित या विकास करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब इस उपन्यास की जो महत्वपूर्ण समीक्षा है उसे देखेंगे दोस्तों। इस उपन्यास में शेखर एक जीवनी अज्ञेय का बहुत चर्चित मनोवैज्ञानिक उपन्यास है, और यह उपन्यास 2 भागों में विभक्त है, उत्थान और उत्कर्ष। पहला भाग 1940 में प्रकाशित है और दूसरा 1944 में। उपन्यास के प्रथम भाग को 4 खंडों में बांटा है, इस पर हमने चर्चा की है दोस्तों। और प्रस्तुत उपन्यास प्रारंभ ईश्वर को लेकर प्रश्नाकुलता तथा समापन उलझन और द्वंद्व में हुआ है, और यह उपन्यास शेखर नामक पात्र के जीवन पर आधारित है, अतः इसे जीवन प्रधान मनोवैज्ञानिक उपन्यास कहना अधिक उचित होगा दोस्तों। प्रस्तुत उपन्यास में जो शेखर मृत्यु से पूर्व अपने जीवन की स्मृतियों को याद करते हुए उन घटनाओं का काल्पनिक साक्षात्कार कर रहा है जो पहले घटित हो चुकी है, अतः इसमें शेखर के बचपन से लेकर फांसी के तख्ते पर आने तक की समस्त घटनाओं का वर्णन हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार इसमें पूर्वदीप्ति शैली यानी फ्लैशबैक पद्धति को अपनाया गया है। शेखर की ईश्वर के प्रति जो अनास्था है, भयावह वस्तु को देखकर घबराना, ईश्वर के अस्तित्व के बारे में परिवार के सभ्य लोगों से पूछताछ, माँ के प्रति घृणा आदि बातों तथा घटनाओं का वर्णन किया गया है। शेखर एक जीवनी उपन्यास में शेखर की मनस्थिति के आधार पर उसकी कथा परस्पर जुड़ती हुई संवरती तथा निखरती चलती है, और शेखर की मनस्थिति में जो विकास हुआ उसकी स्मृति के पट पर जो चित्र उभरे उसी के अनुसार कथा को आगे बढ़ाया गया है। और कथा वस्तु के विशृंखल होने का कारण शेखर की चंचल तथा उलझी हुई मनस्थिति एवं साथ ही लेखक का ध्यान शेखर की मनस्थिति पर केंद्रित होना भी है। उसके व्यक्तित्व निर्माण और विकास के प्रति दृष्टि रखने के कारण कथा का क्रमिक विकास नहीं हो पाया, और शेखर जन्म से ही विद्रोही स्वभाव का है, और उसका विद्रोह समाज में व्याप्त रूढ़िगत मान्यताओं और परंपराओं के प्रति है। वह समाज के प्रदत्त नियमों के भीतर अपने व्यक्तित्व का गला घोटने को तैयार नहीं। लेखक ने शेखर को ईमानदार एवं जिज्ञासु व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया है। उसमें अहम भाव की प्रबलता है तथा उसका व्यक्तित्व काम भावना से परिचालित है। वह समाज के एक ऐसे व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करता है जो स्वतंत्र रहना चाहता है, अपने अहम की पुष्टि करना चाहता है, मन में उठे प्रश्नों का समाधान करना चाहता है तथा प्रेम चाहता है, यानी प्रेम की मांग वह करता है। अज्ञेय की चरित्र चित्रण की शैली उल्लेखनीय मानी जाती है। वे पात्रों के चरित्रांकन में कल्पना का नहीं अपितु तथ्यों का सहारा लेते हुए
उनकी चारित्रिक जो विशेषताओं को उजागर करते हैं। अज्ञेय शेखर को मनोवैज्ञानिक पात्र के रूप में इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि घटनाओं की अधिकता होने पर भी उसका व्यक्तित्व डगमगाता नहीं है। यह उनके लेखन की विशेषता है। शेखर के जीवन में जो भी परिस्थितियां आती है वह सब शेखर की आंतरिक मूल प्रकृति की उपज है। प्रस्तुत उपन्यास में अज्ञेय ने शेखर की गूढ़तम प्रवृत्तियों को चित्रित करने के लिए सूक्ष्म और कलात्मक प्रयोग। उन्होंने शेखर के पात्र को फांसी जैसी विकट परिस्थिति में अतीत के जीवन को जीर्ण की प्रेरणा देकर उसे सफल बना दिया है। अज्ञेय ने शेखर के स्वप्न के मनोविश्लेषण द्वारा उसके भूतकाल के जीवन, वर्तमान जीवन, भविष्य के जीवन की दिशा को समझाया और इस स्वप्न के द्वारा ही पाठक शेखर के समस्त जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। प्रस्तुत उपन्यास में जो अज्ञेय जी ने अपने समय की राजनीतिक हलचलों और सामाजिक सच्चाइयों की पृष्ठभूमि को रखते हुए स्वतंत्रता एवं क्रांति की अवधारणाओं पर भी विचार डाला है और लेखक स्वाधीनता पूर्व की परिस्थितियों से भी परिचय कराने में सफल रहा है। लेखक ने इस उपन्यास में मृत्यु, अहिंसा, स्वतंत्रता, प्रेम आदि विषयों पर विचार व्यक्त किए हैं। इस पूरे उपन्यास में शेखर के व्यक्तित्व की गुत्थियों को सुलझाया गया है। अहम भाव, भय तथा नारी पुरुष से जुड़ी काम वर्जनाओं को उपन्यास में इस प्रकार पिरोया गया है कि वे अलग से जोड़े हुए नहीं लगते। प्रस्तुत उपन्यास का उद्देश्य एक व्यक्तित्व के या व्यक्ति के जीवन की विविध स्थितियों के संदर्भ में उसकी मनोग्रंथियों का विश्लेषण कर समाज में उसका स्वतंत्र रूप स्थापित करना। उपन्यास में सामाजिक धरातल के विविध या विभिन्न पक्षों पर शेखर के मन का विश्लेषण किया गया है। तात्पर्य यह है कि दोस्तों, आलोच्य उपन्यास के संवाद पात्रानुकूल, नाटकीय तथा संक्षिप्त है। यदि शिल्प की बातें करें तो इस उपन्यास का शिल्प बेजोड़ है। अज्ञेय भाषा के धनी माने जाते हैं और उनके पास सक्षम भाषा है जो बिंबों और प्रतीकों से युक्त होकर कहीं कहीं काव्य जैसा आनंद देने लगती है। उपन्यास में कुछ स्थानों पर लालित्यपूर्ण काव्य भाषा भी प्रयुक्त हुई है और उसमें अलंकारों, प्रतीकों का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। कथा के अंत में प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग हुआ है और प्रतीकात्मक भाषा के प्रयोग ने उपन्यास के शिल्प को विशिष्टता प्रदान की है। अंत में यह कहा जा सकता है कि दोस्तों, शेखर एक जीवनी एक ऐसी मनोवैज्ञानिक उपन्यास है जो हिंदी उपन्यासों को नई दिशा प्रदान करता है तथा नए उपन्यासकारों को नई प्रेरणा देता है। इस प्रकार यह एक सफल मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। इस उपन्यास की जो विशेषताएं हैं, पूर्वदीप्ति शैली पद्धति का प्रयोग इस उपन्यास में हुआ है। मनस्थिति, विद्रोह, समाज में व्याप्त रूढ़ियों, परंपराओं का विद्रोह का चित्रण इसमें हुआ है। ईमानदार, जिज्ञासु, अहमता, काम भावना का वर्णन, अतीत के जीवन को जीने की प्रेरणा, स्वतंत्र व्यक्तिमत्व का चित्रण, भूत, भविष्य और वर्तमान में जीवन जीने की कला, क्रांतिकारी सोच, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिकता का यथार्थ चित्रण, स्वाधीनता के पूर्व की स्थितियों का अंकन, उपन्यास में मृत्यु, अहिंसा, स्वतंत्रता, प्रेम का वर्णन, जीवन की समस्याओं का निराकरण, अहम भाव, नारी पुरुष की काम भावना का वर्जन इस उपन्यास में देखने को मिलता है। बिंब और प्रतीक, काव्य भाषा, अलंकार, प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग इस उपन्यास में हुआ है और ईश्वर के प्रति अनास्था या ईश्वर के प्रति अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह इस उपन्यास के माध्यम से लगाया हुआ दिखाई देता है और माँ के प्रति घृणा इस उपन्यास की महत्वपूर्ण विशेषताएं मानी जाती है। दोस्तों, अगला जो उपन्यास है उसे हम देखेंगे। आपके लिए थोड़ा सा बहुत ही फास्ट हो रहा होगा, लेकिन इसका तात्पर्य यही है कि यह वीडियो बनाने का जो फास्ट रिवीजन के तौर पर कंप्लीट हिंदी उपन्यास जो है इकाई 6 में, तो इन सारे उपन्यास को हम कवर कर रहे हैं। दोस्तों,
अगर आपको लगता है ये बहुत ही लंबा हो रहा है तो इसे 2 वीडियो में हम बनाएंगे, ठीक है। लेकिन इस पर जितने प्रश्न बनते हैं वो सारे के सारे आपके कवर हो जाएंगे दोस्तों, इसलिए आप शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगला उपन्यास देखिए जो महिला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु जी का है। इसके जो महत्वपूर्ण जो बिंदु माने जाते हैं वो बिंदु इस प्रकार है कि इसका प्रकाशन 1954 में राजकमल प्रकाशन से हुआ है और 1942 के जन आंदोलन के प्रभाव और पृष्ठभूमि के साथ जोड़ते हैं। 1946 का भी जिक्र यहाँ पर देखने को मिलता है और रेणु जी को इस उपन्यास के लिए पद्मश्री पुरस्कार भी मिला है। और हिंदी का प्रतिनिधि आंचलिक उपन्यास है जो यथार्थवादी उपन्यास भी कह सकते हैं। इस उपन्यास के पात्र हम देखेंगे जो महत्वपूर्ण है। देखिए डॉक्टर प्रशांत कमली, विश्वनाथ मालिक, बावनदास, बलदेव, लक्ष्मी कोठारिन, फुलिया, कालीचरण, राम खेलावन, रामदास, सेवाराम, राम कृपाल सिंह और तहसीलदार। और इसमें जो डॉक्टर प्रशांत है उपन्यास का नायक तथा एक युवा डॉक्टर है जो अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद पिछड़े गांव को अपने कार्यक्षेत्र के रूप में चुनता है। कमली कहानी की नायिका है और जो किसी अज्ञात बीमारी से पीड़ित है। और विश्वनाथ मलिक यह कमली के पिता है जो जमींदारी व्यवस्था के प्रतीक माने जाते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए इस जो उपन्यास की कथा वस्तु है या समीक्षा है हम उसे देखेंगे। फणीश्वरनाथ रेणु हिंदी भाषा के साहित्यकार थे और उन उपन्यास को आंचलिक कहने तथा उसकी महत्ता की ओर आलोचकों का ध्यान आकृष्ट करने का श्रेय सुप्रसिद्ध उपन्यासकार फणीश्वरनाथ रेणु को ही जाता है। इन्होंने अपने उपन्यासों में आंचलिक जीवन की हर धुन, गंध, लय, ताल, सुर, सुंदरता और कुरूपता के शब्दों में बांधने की सफल कोशिश की है और उनकी जो भाषा शैली में एक चमत्कार है जो पाठक को अपने साथ बांध कर रखती हुई दिखाई देती है। रेणु जी की जो जितनी ख्याति हिंदी साहित्य में उपन्यास महिला आंचल से मिली है उतनी ही अन्यत्र किसी कृति से नहीं मिली और इस रचना के लिए उनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों महिला आंचल यह हिंदी का प्रतिनिधि आंचलिक उपन्यास है और इस कारण इसके कथ्य में प्रायः वे सारी विशेषताएं देखने को मिलती है जो किसी भी आंचलिक उपन्यास में नहीं पाई जाती। आंचलिक उपन्यास में जो परिवेश लिया जाता है वह समय और स्थान के जीवन के जितने पक्ष हो सकते हैं उन सारे पक्षों को जितने चेहरे हो सकते हैं वे सब उसमें पूरे विस्तार के साथ विद्यमान होते हैं। महिला आंचल भी ऐसे ही कथ्य को धारण करता है और महिला आंचल में मेरीगंज गांव की विस्तृत तथा समग्र कथा को इस प्रकार प्रस्तुत किया है कि अंचल ही नायक बन गया है। इस उपन्यास का उद्देश्य अंचल की समस्याओं को प्रकाशित करने का ही रहा है और हालांकि उद्देश्य रचना प्रक्रिया में घुला हुआ है और इसमें अंचल की सुंदरता व कुरूपता दोनों का गहरा चित्रण किया गया है। इसमें जातिवाद, अफसरशाही, अवसरवादी राजनीति, मठों और आश्रमों का पाखंड भी दिखाई देता है और रेणु जी का महिला आंचल वस्तु और शिल्प दोनों स्तरों पर सबसे अलग है। इसमें एक नए शिल्प में ग्रामीण जीवन को दिखाया गया है और इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसका नायक कोई व्यक्ति नहीं है अपितु पूरा आंचल ही इसका नायक है। दूसरी प्रमुख बात यह है कि मिथिलांचल की पृष्ठभूमि पर रचे इस उपन्यास में उस अंचल की भाषा विशेष का अधिक से अधिक प्रयोग किया गया है और यह प्रयोग इतना सार्थक है कि वह के लोगों की इच्छा, आकांक्षा, रीति रिवाज, पर्व, त्योहार, सोच, विचार को पूरी प्रामाणिकता के साथ पाठक के सामने उपस्थित करता है। फणीश्वरनाथ रेणु जी का मेरीगंज गांव जीवंत रूप में हमारे सामने है और जिसमें वहाँ के लोगों का जो हंसी मजाक, प्रेम, घृणा, सौहार्द, वैमनस्य, ईर्ष्या, द्वेष, संवेदना, करुणा, संबंध, शोषण आदि को
पूरे उतार चढ़ाव के साथ उकेरा गया है। इसमें जहाँ एक और नैतिकता के प्रति तिरस्कार का भाव है और वहीं दूसरी ओर अनैतिकता के लिए छटपटाहट भी देखने को मिलती है। साथ ही परस्पर विरोधी मान्यताओं के बीच कहीं न कहीं जीवन के प्रति गहरी आस्था भी देखने को मिलती है। प्रस्तुत उपन्यास में गांव के संगीत की एक लय सी विद्यमान है जो जीवन के प्रति आस्था का संचार करती है। यह उपन्यास आंचलिकता को जीवंत बनाती है और साथ ही इसे उस समय का बोध भी दृष्टिगोचर होता है। उपन्यास का मुख्य पात्र डॉक्टर प्रशांत बैनर्जी, जो पटना के एक प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज से पढ़ने के बाद अनेक आकर्षक प्रस्ताव ठुकरा कर मेरीगंज में मलेरिया और काला अजर पर शोध करने के लिए आता है। मेरीगंज में मलेरिया केंद्र खुलने से वहां के लोगों में हलचल उत्पन्न होती है। यहाँ के लोगों की भूत प्रेत टोना टोटका झाड़ फूंक में विश्वास करने वाली अंधविश्वासी परंपरा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और इसके साथ ही यहाँ जाति व्यवस्था भी अपने कट्टर रूप में दिखाई देती है। लेखक ने डॉक्टर प्रशांत और कमली की कथा के अंतर्गत दो भिन्न स्थितियों पर जटिल होने वाले यथार्थ को परिकल्पित किया है। जब डॉक्टर पर मिट्टी का मोह सवार होता है और इस मोह के वशीभूत होकर वह एक और गरीबों में राजनीतिक चेतना जागृत करता है, दूसरी ओर कमली से प्रेम करता है। डॉक्टर प्रशांत और कमली की कथा एक प्रासंगिक कथा है। कमली का हृदय विशाल और कोमल है। वह अपने अभिभावकों को किसी प्रकार का कष्ट नहीं देना चाहती। कमली के पिता विश्वनाथ मलिक गांव के तहसीलदार हैं और फिर बाद में तहसीलदारी छोड़कर कांग्रेस के नेता हो जाते हैं। इस उपन्यास में वह जमींदारी व्यवस्था के प्रतीक है और उपन्यास में उनका जो दोहरा चरित्र दिखाया गया है, नेता होने पर वह गंभीर होते हैं और घर पर आने के बाद समझदार और हंसोड़ व्यक्ति हो जाते हैं। तो इस प्रकार इस उपन्यास में जाति व्यवस्था भारत के किसी भी सामान्य गांव के सामाजिक जीवन की धुरी के रूप में काम करती है और महिला आंचल में प्रस्तुत मेरीगंज का पूरा समाज जाति के आधार पर वर्गीकृत है और जातीय झगड़े होने वाले यहाँ सामान्य बात है और जातियों के बीच का शक्ति संतुलन भी गांव की सामाजिक संरचना निर्धारित करता है। गांव के सभी लोग डॉक्टर प्रशांत की जाति के बारे में जानने को इच्छुक है। प्रत्येक जाति का अपना अलग टोला है और दलितों के टोले में सवर्ण तभी प्रवेश करते हैं जब उनका अपना स्वार्थ हो। छुआछूत का वातावरण है और भंडारे में हर जाति के लोग अलग अलग पंक्ति में बैठकर भोजन करते हैं और किसी को इस पर आपत्ति भी नहीं होती। और उपन्यास में यद्यपि मेरीगंज का संपूर्ण जीवन अंकित हुआ है, किंतु जिस समस्या को उपन्यासकार ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना वह आर्थिक समस्या ही है। आरंभ में उपन्यास में भौगोलिक और सांस्कृतिक वर्णन अधिक है, पर धीरे धीरे यह मेरीगंज की समस्या अज्ञानता तक पहुंच जाता है और वहां महसूस होता है कि जब तक गरीबी व जहालत यानी अज्ञानता समाप्त नहीं होगी तब तक यहाँ आंचल मैला ही रहेगा। डॉक्टर प्रशांत के चरित्र के माध्यम से लेखक ने यह समस्या विशेष रूप से स्पष्ट की है कि डॉक्टर प्रशांत ज़्यादा से ज़्यादा पैसे वसूल करने के लिए गांव नहीं आया। उसकी इच्छा काला आजार बीमारी के निदान के लिए रामबाण औषधि खोजना है, किंतु बाद में वह सोचने लगता है कि जिस आदमी के लिए जीवन का अर्थ भूख और बेबसी है उसके लिए यह दवाई किस काम की नहीं है। उसके लिए बेहतर यही है कि वह भूख और बेबसी के स्थान पर मलेरिया से बेहोश होकर शांतिपूर्ण मृत्यु प्राप्त कर सके। महिला आंचल के कथानक में कई कथाएं हैं और इन कथाओं में अधिकाधिक तथा प्रासंगिक कथाओं का विभाजन नहीं किया जा सकता। महिला आंचल के चरित्र प्रायः ही स्वाभाविक है। लेखक ने अपने विचार थोपने के लिए उन्हें साधन नहीं बनाया। चरित्र स्थिर ही नहीं परिवर्तनशील भी है। तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद का हृदय परिवर्तन ऐसा ही एक उदाहरण है।
तात्पर्य यह है कि महिला आंचल की जो भाषा अत्यंत सृजनात्मक एवं प्रयोगशील है, किंतु यह निरापद नहीं है। इसने एक और रेणु को ही क्षमता की दी कि वे मेरीगंज के जीवन को उसके सारे रंगों व रेशों के साथ ईमानदार से उभार सके, तो दूसरी ओर उपन्यास की बोधगम्यता के सक्षम चुनौती भी खड़ी है। महिला आंचल की भाषा इसका सशक्त पक्ष है। रेणु जी सरल व सजीव भाषा में परंपरा से प्रचलित लोक कथाएं, लोकगीत, लोक संगीत आदि को शब्दों में बांधकर तत्कालीन सामाजिक राजनीतिक परिवेश को हमारे सामने सफलतापूर्वक प्रस्तुत किया है। अंततः यही कहा जा सकता है कि दोस्तों, वास्तव में आंचलिक जीवन स्थिर नहीं होता, उसमें निरंतरता और प्रवाह होता है। महिला आंचल में भी यह विशेषता देखी जा सकती है। लेखक ने सूक्ष्म व्यंग्यात्मक शैली में उपन्यास की संरचना की है, जिसमें प्रवाह और गति है, लेकिन सामाजिक चेतना की आंतरिक संगति के कारण ही महिला आंचल में लेखक कथा को पूर्णता की ओर ले जाने में समर्थ हुआ है। तो अब हमने 6 उपन्यासों को देखा है दोस्तों। अब अगला उपन्यास देखेंगे। अगला उपन्यास देखने से पहले इस उपन्यास की जो विशेषताएं बनती है, उन सारी विशेषताओं को देखेंगे दोस्तों। महिला आंचल बिहार के पूर्णिया जिले के मेरीगंज की कहानी है। आंचल की सुंदरता और कुरूपता का वर्णन। पूरा आंचल ही उपन्यास का नायक है। मिथिलांचल प्रदेश पर लिखी गई कहानी है। जातिवादी अफसरशाही राजनीति, आश्रम मठों का चित्रण इस उपन्यास में हुआ है। ग्रामीण जीवन चरित्र का चित्रण इस उपन्यास में देखने को मिलता है। प्रवाह जो रहा है इसका, जो पर्व त्योहार, रीति रिवाज, सोच विचार का अंकन इस उपन्यास में हुआ है। अंधविश्वास, झाड़ फूंक, टोना टोटका, भूत प्रेत, जाति व्यवस्था का चित्रण, छुआछूत का वर्णन, सवर्णवादी विचारधारा का भी यहाँ पर चित्रण हुआ है। आर्थिक समस्या, राजनीतिक स्थिति, भूख को भी यहाँ पर दर्शाया गया है। रहन सहन, वेशभूषा, रूढ़ि परंपरा, लोक जीवन, नृत्य, गीत, लोक भाषा का मार्मिक अंकन इस उपन्यास में हुआ है दोस्तों। अगला उपन्यास देखिए। तो दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इस कारण जो इसका एक दूसरा पार्ट मैं बना दूंगी, उसमें 7 उपन्यासों को हम पढ़कर यूजीसी एनटीए नेट जीआरएफ में जो इकाई 6 है हिंदी उपन्यास, उन सारे उपन्यास को हम पूर्ण करेंगे दोस्तों। अभी इस उपन्यास में हमने 6 उपन्यासों को समझा है, उसके जो महत्वपूर्ण बिंदु है, उसके जो पात्र है, उसकी जो विशेषताएं हैं, उसकी जो समीक्षा है, इन चारों पॉइंट को हमने कवर कर दिया है दोस्तों। अगले वीडियो में हम जो बचे हुए 7 उपन्यास है, उन 7 उपन्यासों का महत्वपूर्ण बिंदु, उसके जो पात्र है, उसकी जो समीक्षा है और उसकी जो वस्तु है, विषय वस्तु या उसकी जो विशेषताएं हैं, इन सारे पॉइंट्स को हम अगले वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। एजुकेशन विथ मी मेरा चैनल है, लर्न एंड क्रैक एग्जाम। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर भी करते रहिएगा और लाइक भी कीजिएगा और प्रेस बेल आइकन, बिकॉज ऑफ मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और टेलीग्राम पर मुझे फॉलो करते रहिएगा, और टेलीग्राम के चैनल पर मैं अपने सारे के सारे PDF वहाँ पर डाल दूँगी। और सबसे महत्वपूर्ण और एक बात बताना चाहती हूँ कि 100% हमें सक्सेस मिलेगा। 2021 में जो हमारा टारगेट है उसे हम पाकर ही रहेंगे। सो लेट्स क्रैक इट, इट्स एग्जाम टाइम हियर्स अ बिग गुड लक विश टू यू माय ऑल स्टूडेंट। एंड देन और एक बात बताना चाहती हूँ, जो भी एग्ज़ाम के रिलेटेड महाराष्ट्र सेट की एग्ज़ाम हो या महाराष्ट्र कर्नाटक सेट की एग्ज़ाम हो या यूजीसी एनटीए की तरफ से रखी गई नेट जीआरएफ की एग्ज़ाम के संदर्भ में जितने भी नोटिफिकेशंस आएंगे, जितने भी अनाउंसमेंट होंगी वो सारी की सारी जो भी अपडेट है मेरे चैनल पर सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी। तो इसलिए दोस्तों, मुझे फॉलो करते रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे पता है आप मेरे बहुत से वीडियोस को देख रहे हैं दोस्तों, आपके एक लाइक से और आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। ओके, सो अगले वीडियो तक धन्यवाद दोस्तों।